प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो लेक्चर में हम महासभा की चर्चा कर रहे थे और उस चर्चा के दौरान हमने जाना कि महासभा की रचना किस प्रकार होती है, महासभा के कार्य और शक्तियाँ क्या हैं, उनके अधिवेशन कैसे होते हैं। इसी क्रम में आज हम महासभा की निरंतर बढ़ती हुई शक्तियों की चर्चा करते हुए हम जानेंगे कि शांति के लिए एकता प्रस्ताव जो 3 नवंबर 1950 को पारित हुआ था, उसके मूल प्रावधान क्या हैं, किन परिस्थितियों में वो प्रस्ताव पारित हुआ था, उसके उद्देश्य क्या हैं, उसके मुख्य प्रावधान क्या हैं और वर्तमान में उसकी स्थिति क्या है। इन विषयों की हम चर्चा करते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि महासभा के निरंतर विकसित होने वाले कार्य और शक्तियों के प्रकाश में शांति के लिए एकता प्रस्ताव 3 नवंबर 1950 का एक अपना महत्व है। अब हम इस शांति के लिए एकता प्रस्ताव की पृष्ठभूमि की चर्चा करना चाहेंगे। संयुक्त राष्ट्र के स्थायी सदस्यों में परस्पर असहयोग के कारण, वीटो के दुरुपयोग के कारण और शीत युद्ध के मद्देनजर सुरक्षा परिषद शांति व सुरक्षा स्थापित करने में असमर्थ सिद्ध हुई थी। आप सभी को विदित है कि यूएनओ का गठन युद्धकालीन परिस्थितियों के प्रयासों के बाद 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। लेकिन जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, मित्र राष्ट्रों के मध्य जो मित्रता थी वो भी समाप्त हो गई और इन दोनों महाशक्तियों के मध्य शीत युद्ध प्रारंभ हो गया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि दुनिया में दो विचारधाराओं के मध्य युद्ध प्रारंभ हुआ, पूंजीवाद बनाम साम्यवाद। और वो विचारधारा का जो युद्ध था जिसने शीत युद्ध को जन्म दिया, वो हमें यूएनओ के सुरक्षा परिषद में भी देखने को मिला। और यही कारण था कि बार बार ये महाशक्तियां एक दूसरे के विरुद्ध प्रस्ताव पारित होने से रोकने के लिए वीटो का बार बार प्रयोग करने लगी और सुरक्षा परिषद का जो मूल उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने का, उसमें वो पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाई। वहीं पृष्ठभूमि पर हम और प्रकाश डालें तो हम ये चार्टर को देखें तो उसमें अनुच्छेद 43 में स्पष्ट प्रावधान था कि कुछ विशेष समझौतों का प्रावधान था जिनके तहत सदस्य देश यूएनओ को सशस्त्र शक्ति देने की बात थी। लेकिन इस शीत युद्ध के कारण, आपसी मतभेद के कारण, वो जो प्रस्ताव था, वो समझौते जो विशेष होने थे, वो स्थापित नहीं हो पाए। अब यह ठीक है कि शांति व सुरक्षा स्थापित करने की प्राथमिक जिम्मेदारी चार्टर के अनुसार सुरक्षा परिषद में अंतर नहीं थी, लेकिन इसका आशय यह नहीं था कि यूएनओ अपने दायित्व से मुकर जाए, क्योंकि भले ही सुरक्षा परिषद की प्राथमिक जिम्मेदारी थी और सुरक्षा परिषद उन तत्कालीन परिस्थितियों में उस शांति और सुरक्षा को स्थापित करने में वीटो के कारण और अन्य शीत युद्ध की परिस्थितियों के कारण उतना सफल नहीं हो पा रही थी जितनी की उससे अपेक्षा थी। तो इसका आशय यह नहीं था कि यूएनओ की शांति और सुरक्षा स्थापित करने का दायित्व से समाप्त हो गया हो। इसलिए वैश्विक शांति व सुरक्षा की स्थापना हेतु उक्त परिस्थितियों में महासभा को उपयोगी बनाने के लिए महासभा में शांति के लिए एकता प्रस्ताव 3 नवंबर 1950 को प्रस्तुत हुआ और जो स्वीकार किया गया। अब हम इस क्रम में ये जानने का प्रयास करेंगे कि इस प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था। इस प्रस्ताव के अनुसार शांति व सुरक्षा को खतरा होने के संबंध में स्थायी सदस्य देशों की एकमत न होने पर यदि सुरक्षा परिषद अपने मूल दायित्व का निर्वहन करने में असफल रहे तो महासभा उस विषय पर अविलंब विचार कर सकती है। क्योंकि चार्टर में किसी भी शांति और सुरक्षा के प्रश्न पर खतरा उत्पन्न होने पर प्रथम दायित्व सुरक्षा परिषद का स्थापित था। लेकिन यदि सुरक्षा परिषद उस कार्य को नहीं कर पा रही है या आंशिक सफल हो रही है, तो ऐसी परिस्थिति में इस प्रस्ताव के द्वारा, शांति के लिए एकता प्रस्ताव द्वारा महासभा को वो दायित्व निर्वहन का अधिकार मिल गया। और इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अध्याय 7 के प्रावधान के अनुसार महासभा सामूहिक कार्रवाई, कलेक्टिव एक्शन अमल में ला सकती है, जिस पर कि कभी सुरक्षा परिषद इस कार्य को करती थी। अब हम शांति के लिए एकता प्रस्ताव के मूल प्रावधानों की चर्चा करेंगे कि इसमें मूल वो क्या बिंदु हैं जिनके आधार पर महासभा कार्य करेगी, जिसके आधार पर शांति के लिए एकता प्रस्ताव के आधार पर महासभा किस प्रकार शांति और सुरक्षा बनाए रखने संबंधी कार्य को का निर्वहन कर सकती है। तो ये मूल बिंदु कुल 6 हैं। सबसे पहले हम प्रथम बिंदु की चर्चा करते हैं। इसमें लिखा है कि सुरक्षा परिषद के 9 सकारात्मक मत अथवा महासभा के सदस्यों की बहुमत से महासभा का विशेष संकटकालीन
सत्र, इमरजेंसी सेशन 24 घंटे के अंदर बुलाया जा सकता है। आपको ये बात पता होगी कि महासभा निरंतर अधिवेशन में नहीं रहती है। उसके वर्ष में निर्धारित समय पर अधिवेशन बुलाए जाते हैं और विशेष परिस्थितियों में विशेष अधिवेशन बुलाए जा सकते हैं। पर यदि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो गया है और सुरक्षा परिषद उस खतरे को निपटाने में अपने आप को असहाय महसूस कर रही हो, परिस्थितियां आपको मैंने पहले ही बता दी कि शीत युद्ध के माहौल में जिस प्रकार वीटो का बार बार दुरुपयोग हुआ और दोनों महाशक्तियों का एक दूसरे के प्रति असहयोग रहा, इस कारण सुरक्षा परिषद उस कार्य को नहीं कर पा रही थी। क्योंकि सुरक्षा परिषद में ये विशेष प्रावधान है कि महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के समय, क्योंकि शांति और सुरक्षा को स्थापित करने वाला विषय भी एक प्रकार का महत्वपूर्ण विषय है, तो महत्वपूर्ण विषय को पर निर्णय लेने के लिए सुरक्षा परिषद के 15 सदस्यों में से 9 सकारात्मक मतों की आवश्यकता होती है और इन 9 मतों में 5 स्थायी देशों की सहमति अनिवार्य है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को स्थापित करने में यदि वह सफल रहती है और यदि महासभा का एक इमरजेंसी सेशन, आकस्मिक जो है एक संकटकालीन अधिवेशन यदि बुलाना है, सत्र बुलाना है 24 घंटे के अंदर, तो वो 2 तरीके हैं उसके, जो मैंने बताया अभी आपको। या तो सुरक्षा परिषद के कोई से भी 9 सदस्य उनकी सहमति हो, या महासभा अपने सदस्यों की बहुमत से कभी भी ऐसी परिस्थितियों के निपटाने के लिए एक विशेष इमरजेंसी सेशन बुला सकती है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु शांति के लिए एकता प्रस्ताव में दिया हुआ है। दूसरे बिंदु की चर्चा करते हैं। उसमें लिखा है कि यदि सुरक्षा परिषद शांति के उल्लंघन या आक्रमण आदि को रोकने में असमर्थ रहती है तो महासभा उस पर विचार विमर्श कर सकती है। क्योंकि पूर्व में तो जो मूल संविधान है, मूल जो चार्टर है यूएनओ का, उसमें तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि इस प्रकार की कोई गतिविधि उत्पन्न होती है तो सबसे पहले वो विषय सुरक्षा परिषद के संज्ञान में लाया जाएगा। अर्थात सुरक्षा परिषद ही उस पर विचार विमर्श करेगी और उसके बाद सामूहिक निर्णय लेकर के उस पर कलेक्टिव एक्शन या जो भी शांतिपूर्ण समाधान स्थापित करने के लिए जो भी निर्णय लेना हो वो लेगी। लेकिन ऐसी परिस्थिति में यदि सुरक्षा परिषद असफल रहती है तो महासभा उस पर विचार विमर्श कर सकती है। यह अधिकार महासभा को शांति के लिए एकता प्रस्ताव के द्वारा ही प्राप्त हुआ। तीसरा बिंदु है सामूहिक कार्रवाई हेतु सिफारिश कर सकती है। महासभा सामूहिक कार्रवाई हेतु, कलेक्टिव एक्शन हेतु सिफारिश कर सकती है, जिसमें जरूरत पड़ने पर सशस्त्र बलों का प्रयोग भी शामिल है। अब ये दायित्व पहले किसका था? सुरक्षा परिषद का था, क्योंकि सुरक्षा परिषद को यह अधिकार था कि वो अध्याय 6 और अध्याय 7 के तहत किसी भी क्षेत्र में, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में, कहीं भी किसी भी कोने में यदि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हुआ है तो वो अमुक देशों को या पक्षकारों देशों को शांतिपूर्ण समाधान के लिए उनको सलाह दे सकती है, यदि अध्याय 6 में वर्णित है। और अध्याय 7 में यदि शांतिपूर्ण समाधान से काम नहीं होता है तो बाध्यकारी समाधानों के द्वारा वो सशस्त्र बल का भी प्रयोग कर सकती है। और ये अधिकार अध्याय 7 में दिया था सामूहिक गतिविधि के तहत, सामूहिक कार्रवाई के तहत, वो सुरक्षा परिषद को था। लेकिन शांति के लिए एकता प्रस्ताव के द्वारा अब महासभा भी इस प्रकार की गतिविधि कर सकती है और यह अधिकार उसको इसी प्रस्ताव के द्वारा मिला है। चौथा बिंदु जो बहुत महत्वपूर्ण है इस विषय में वो है कि एक 14 सदस्यीय शांति निरीक्षण कमीशन बनाया गया, पीस ऑब्जर्वेशन कमीशन। इसका काम था कि संघर्ष वाले क्षेत्र का निरीक्षण करना और वहां के विषय के बारे में महासभा को रिपोर्ट करना। क्योंकि जब विशेष संकटकालीन सत्र बुला लिया है और महासभा यदि ऐसे विषय पर विचार विमर्श कर रही है तो वो एक 14 सदस्यीय पीस ऑब्जर्वेशन कमीशन बनाएगी, शांति निरीक्षण कमीशन। वो अमुक क्षेत्र में जाएगा, वहां की स्टडी करेगा, निरीक्षण करेगा और उसकी पूरी तथ्यात्मक रिपोर्ट महासभा के पटल पर रखेगा और उसके बाद महासभा किस प्रकार का एक्शन लेना है, कैसे शांति और सुरक्षा को बनाए रखना है, उस पर विचार विमर्श करती है। तो ये सारी जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, जिसके आधार पर महासभा निर्णय लेती है, आगे एक्शन लेती है, वो एक 14 सदस्यीय शांति निरीक्षण कमीशन के द्वारा कार्रवाई अमल में आती है। पांचवा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है प्रत्येक सदस्य राज्य से यह कहा गया कि वह अपनी सेना में से कुछ ऐसी शिक्षित सेना सदैव तैयार रखेगा जो यूएनओ की मांग पर दी जा सके। आपको मैं स्पष्ट कर दूं कि महासभा के यूएनओ के पास कोई स्थायी सेना नहीं है।
सेना है ही नहीं, लेकिन उसका दायित्व क्या है? बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को स्थापित करना। और इस प्रकार की शांति सुरक्षा को स्थापित करने में यदि पक्षकार देश यूएनओ के उद्देश्य और सिद्धांतों के अनुसार यदि आचरण नहीं कर रहे हैं तो बाध्यकारी प्रयोग भी किए जाते हैं, लेकिन बाध्यकारी प्रयोग के लिए सेना की आवश्यकता है। तो चार्टर में यह वर्णित था, यदि ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो सदस्य देश यूएनओ को वो सेना उपलब्ध कराएंगे। और आपने देखा है कि यूएनओ ने कहीं भी यदि अपनी सेनाएं भेजी हैं, जिनको शांति सेना कहते हैं, यूनाइटेड नेशन पीस आर्मी, पीस तो फोर्स, तो ये सेना समस्त देशों की, सदस्य देशों की होती हैं और यूनाइटेड नेशन फ्लैग के तहत, झंडे के तहत वो उस क्षेत्र में जाकर के बाध्यकारी तरीके से शांति स्थापित करती हैं। तो ये इस प्रावधान में लिखा हुआ है कि प्रत्येक सदस्य राज्य से यह अपेक्षा की गई है कि वो यूएनओ की मांग करने पर ऐसी परिस्थितियों में जब ये सेना की आवश्यकता हो तो वो उसको उपलब्ध कराएंगे। छठवां जो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है वो है कि एक 14 सदस्यीय सामूहिक कार्यवाही कमेटी बनाई गई, कलेक्टिव एक्शन कमेटी। यही वो कमेटी है जो पीस ऑब्जर्वेशन कमीशन की जो रिपोर्ट आती है महासभा के पटल पर और उस पर विचार विमर्श होता है और उसके बाद महासभा जो निर्णय लेती है कि किस प्रकार बल के प्रयोग के द्वारा, सामूहिक कार्रवाई के द्वारा उस क्षेत्र के अंदर शांति और सुरक्षा स्थापित की जाए। ये जो निर्णय लिया जाता है, ये जो कार्रवाई की जाती है, उसका उसका एग्जीक्यूशन, प्रत्यावर्तन वो एक 14 सदस्यीय सामूहिक कार्रवाई समिति के द्वारा की जाती है। और इसका मुख्य कार्य है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करने के लिए रिपोर्ट अध्ययन करना, उसकी रिपोर्ट देना कि किस प्रकार बल का प्रयोग किया जाए और किस तरीके से क्या रणनीति अपनाई जाए, ये सारी बातें इस आधार पर की जाती हैं। तो आप इस बात स्पष्ट समझ पाए होंगे कि शांति के लिए एकता प्रस्ताव में किस प्रकार महासभा को वो कार्य करने की शक्ति मिल गई जो मूल संविधान में सुरक्षा परिषद के पास थी। क्योंकि सुरक्षा परिषद उन परिस्थितियों में, शीत युद्ध की परिस्थितियों में, आपस के मतभेदों के कारण, आपस के अविश्वास के कारण, असहयोग के कारण, वीटो के दुरुपयोग के कारण वो कोई भी निर्णय लेने में असमर्थ और असहाय महसूस कर रही थी। तो यूएनओ ने यह दायित्व फिर महासभा के कंधों पर डाल दिया कि यदि वो इन विषम परिस्थितियों में यदि कार्य नहीं कर पा रही हो और शांति और सुरक्षा का खतरा बढ़ गया हो तो उसको पुनर्स्थापना के लिए महासभा कार्य करेगी। और महासभा ही वो एक मंच है जहां पर किसी भी देश को विशेष अधिकार नहीं है। जैसा कि सुरक्षा परिषद में 5 महाशक्तियों को वीटो पावर प्राप्त है, महासभा के अंदर सभी सदस्य देश समान है, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो मॉरिशस हो, चाहे वो रूस हो, चाहे भारत हो, चाहे चीन हो, चाहे अमेरिका हो, प्रत्येक सदस्य देश का एक वोट होता है। इसलिए मतदान के आधार पर, बहुमत के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं और इन विषम परिस्थितियों में महासभा अपने बहुमत से निर्णय पारित करके उस क्षेत्र के अंदर जहां से कि शांति सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होने की आशंका हुई है या खतरा उत्पन्न हो गया है, उसको पुनर्स्थापना के लिए वो प्रयास कर सकती है। निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि शीत युद्ध के माहौल में एवं महाशक्तियों के आपसी असहयोग के कारण सुरक्षा परिषद अपने मूल दायित्व जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करने से संबंधित था, यदि उस महत्वपूर्ण निर्णय लेने में असमर्थ हो रही है या अपने आप को असहाय महसूस कर रही है, तो ऐसी परिस्थिति में महासभा ने इस प्रस्ताव को पारित कर दिया। कौन सा प्रस्ताव? शांति के लिए एकता प्रस्ताव, यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन। इसको 3 नवंबर 1950 को पारित करके अंतिम रूप से चार्टर में जो मूल उद्देश्य उल्लेखित था, वो मूल उद्देश्य क्या है? आपने देखा होगा अनुच्छेद 1 में दिया था, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। इस दायित्व का निर्वहन करने का कार्य फिर महासभा को कर सकती है और ये शक्ति उसको प्राप्त हो गई इन परिस्थितियों में। इस प्रकार इस प्रस्ताव के कारण अब महासभा की शक्तियों में मूल चार्टर में दिए गए प्रावधानों की तुलना में शक्ति में वृद्धि हुई है। इसलिए कई बार कहा भी जाता है कि 3 नवंबर 1950 के शांति के लिए एकता प्रस्ताव के बाद महासभा की शक्तियों में इजाफा हुआ है, वृद्धि हुई है, क्योंकि पहले महासभा ऐसे विषयों पर निर्णय नहीं ले सकती थी। विचार विमर्श तो कर सकती थी, बातचीत कर सकती थी। वो भी बातचीत कब कर सकती थी? जब भी कर सकती थी जब उस विषय पर सुरक्षा परिषद में कोई डिस्कशन नहीं चल रहा हो। यदि सुरक्षा परिषद में कोई विषय विचाराधीन होता है शांति सुरक्षा के संबंध में, ऐसे विषय में महासभा विचार विमर्श भी नहीं कर सकती है।
लेकिन इन विषम परिस्थितियों में यदि सुरक्षा परिषद असफल हो जाए और ऐसा लगे कि अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बिल्कुल खत्म हो गई है और युद्ध शुरू होने वाला है या मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो यूएनओ का ड्यूटी तो समाप्त नहीं होती है, क्योंकि यूएनओ का गठन इसलिए हुआ था कि हमें ये इन प्रकार दुनिया को तृतीय विश्व से बचाना है, टू सेव द सक्सीडिंग जनरेशन फ्रॉम द स्कर्ज ऑफ वॉर। क्योंकि विश्व ने 2 बार, मानव जाति ने 2 बार इस प्रकार की जन और धन की हानि को देखा है। इसलिए चार्टर में ये प्रस्ताव पारित हुआ महासभा के अंदर, और ये बड़ी उपलब्धि हुई कि यदि महाशक्तियों के मध्य या वीटो के दुरुपयोग के कारण यदि सुरक्षा परिषद अपने निर्णय को अमल में लाने में या उसके एग्जीक्यूशन में असफल होती है, असहाय होती है, तो महासभा अपने बहुमत के द्वारा इस कार्य को तत्परता से कर सकती है। आशा है कि आपको महासभा द्वारा पारित शांति के लिए एकता प्रस्ताव 3 नवंबर 1950 स्पष्ट हुआ होगा। अगले वीडियो लेक्चर में हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार से अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे। धन्यवाद।